गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आप पढ़ते हैं हर चीज को समझकर। हम समझ रहे हैं इस समय क्लास 10th का इकोनॉमिक्स सेक्शन का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो गो थ्रू द वीडियोस फर्स्ट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट के भी हम 2 वीडियोस ला चुके हैं, जिनमें आपको कॉन्सेप्ट मनी एंड क्रेडिट का, मनी का भी और क्रेडिट का भी अलग अलग बताया जा चुका है। तो आप पहले वो भी देख लीजिए ताकि सारी चीज आपको समझ में आ जाए। आज हम पढ़ेंगे कि डेब्ट क्या होता है। डेब्ट यानी ऋण। पिछली बार हमने ये पढ़ लिया था कि बैंकों की जो आय होती है वो इसी तरह से होती है कि बैंक जो डिपॉजिट रखते हैं उन पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरी तरफ वो हमें लोन देते हैं और उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट में, डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कम दिया जाता है और जो डेब्ट होते हैं, जो ऋण होते हैं, उन पर इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाता है। तो ये दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वही बैंकों की आय का साधन होता है। ठीक है, तो ये तो हमने बैंक्स के पर्सपेक्टिव की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जो डेब्ट लेता है, जो ऋण लेता है, उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ऋण लेने के क्या तरीके हो सकते हैं, या क्या क्या सिचुएशन जो है वो मायने रखती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डेब्ट साइकिल की। डेब्ट साइकिल यानी ऋण का चक्र। बहुत जो ऋण का चक्र जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, खास करके तब जब उसको समय पर ना दिया जाए और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ता जाए। ठीक है, तो जब खास करके जब ऋण का चक्र जब होता है, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का मतलब कि कई बार हम चाहते भी नहीं है कोई खर्चा करना और फिर भी वो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस की वजह से, ऐसे अनचाहे खर्चे की वजह से ऐसे अनचाहे खर्च की वजह से नीड टू बोरो, यानी कि उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। अनचाहे खर्चे की वजह से क्या होता है कि उधार की आवश्यकता होती है। तो यहां तक देखो, ये साइकिल जब शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, अनचाहा खर्चा। ठीक है, हमने जो बचाया है, कई बार हम जो सेव करते हैं, जो सेविंग्स हमारी होती है, उनसे ज्यादा हमें खर्च करना पड़ता है। तो अब हमारे पास सेविंग भी नहीं है, हम उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें फिर उधार की आवश्यकता पड़ेगी। उधार की आवश्यकता पड़ती है तो फिर पुअर क्रेडिट स्कोर वर्सनड विथ पे डे लोन्स एंड मिस्ड पेमेंट्स। अब क्या होता है, हमने उधार ले लिया और वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस उस समय तो कर दिया, वो खर्चा तो उस समय कर दिया। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अब हम वापस उतना सेव नहीं कर पाए तो क्या होता है, तो हम उस उधार को ढंग से नहीं चुका पाते, ढंग से उसकी अदायगी नहीं हो पाती। ठीक है, अब अगर ढंग से उसकी अदायगी नहीं होगी, ढंग से हम उस ऋण को नहीं चुकाएंगे, तो क्या होगा, अब हमें हाई कॉस्ट डेब्ट लेना पड़ेगा, यानी कि ऊंची, बहुत ऊंची दर पर, ऊंची जो इंटरेस्ट रेट होती है, उस ऊंची दर पर ऋण लेना पड़ेगा। बैंक ने हमें ऋण दिया, हम उसकी किस्त को ढंग से नहीं चुका पाए तो हमें कहीं और से लाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक की किस्त हमें देनी है और वो हमारे पास सेविंग्स में है नहीं, तो हमें कहीं और से ऊंची दर पर ऋण लाना पड़ेगा। अब क्या होगा, वो और बढ़ेगा तो फिर तनाव होगा, क्योंकि एक तरफ बैंक का भी ऋण देना है और दूसरी तरफ जो और ऊंची ऋण पे ले आए, और ऊंची दर पे ले आए, उसका भी देना है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे बढ़ता है कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज दर होती है, ब्याज दर में बढ़ोतरी हो जाती है। इससे ब्याज दर में बढ़ोतरी हो जाती है। इससे और क्या होगा, और फिर वर्सनिंग फाइनेंशियल स्ट्रेन, जो स्ट्रेस हो जाता है वो और ज्यादा बिगड़ जाता है, कि जो आपका वित्तीय जो तनाव होता है वो और बढ़ जाता है।
अब आप वैसे ही परेशानी में जूझ रहे हो, वित्तीय तनाव और बढ़ गया। इससे क्या होगा, इनकम एक्सपेंस हो जाएगा। इनकम एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपने जो कमाया है वो सब का सब खर्च हो जाएगा, यानी कि आपका सारा का सारा जो कमाई है वो फिर यहीं पर चली जाएगी। तो यानी कमाई चली जाती है, और उससे क्या होगा, उससे कोई बचत नहीं। अब कोई बचत नहीं है, फिर से कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया तो फिर हमें उधार की आवश्यकता पड़ी। यानी ये जो दुष्चक्र है, ऋण का दुष्चक्र कहते हैं इसको, ऋण का दुष्चक्र। ये जो विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट है, ऋण का जो दुष्चक्र है वो चलता ही रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आए, उधार की जरूरत पड़ी, हमने उधार तो ले लिया लेकिन ढंग से उसकी अदायगी नहीं हुई, तो हमने ऊंची दर पे ऋण लिया, ठीक है। ऊंची दर पे ऋण लिया तो वो हमें तनाव देता है, स्ट्रेस देगा। फिर क्या होगा, ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी, ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी तो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका असर पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, कमाई कम होगी, बचत नहीं होगी, तो फिर से कोई खर्चा आएगा और फिर हमें वही साइकिल, वही सारा जो चक्र है वो चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ डेब्ट या ऋण का दुष्चक्र। अब हम देखो ऋण जो लेते हैं उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, इसके लिए आपकी बुक में 2 केस स्टडीज दी गई है। पहला जो केस है वो है सलीम का। सलीम क्या है, सलीम एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है। सलीम एक व्यापारी है, ठीक है। किस चीज का व्यापार करता है वो जूतों का व्यापार करता है, जूतों की फैक्ट्री है उसकी। ठीक है। अब क्या होता है, देखो त्योहार के सीजन में, ठीक है, त्योहार के सीजन में सलीम को 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। 3000 जोड़ी जूतों का ऑर्डर मिलता है, ठीक है। अब सलीम को 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिला है, तो वो क्या करेगा, उसने दिमाग लगाया, ऋण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उसने जिससे वो चमड़ा लेता है, जिससे उसको चमड़े की सप्लाई होती है, चमड़े की सप्लाई करने वाले से उसने क्या किया, माल उधार ले लिया, ठीक है। देखो किस तरह से मैनेज कर रहा है। नाम है इसका सलीम, एक बिजनेसमैन है, जूतों की फैक्ट्री है, इसको 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। तो इसने चमड़े की सप्लाई जो कर रहा है उसको, उससे माल उधार ले लिया, पैसे नहीं दिए एक बार, ठीक है। और जिसने उसको ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने वाले से 1000 जोड़ी जूतों का उसने अग्रिम भुगतान ले लिया। अग्रिम भुगतान का मतलब होता है एडवांस। ये किस तरह से मैनेज कर रहा है वो बात है, ठीक है ना। 3000 जोड़ी जूतों का उसको ऑर्डर मिला, चमड़ा जिससे सप्लाई होता है उससे उसने कहा कि भाई आप एक बार मुझे माल दे दो, मैं आपको इतने टाइम बाद पैसे लौटा दूंगा, ठीक है। और जिसने उसको ऑर्डर दिया है 3000 जोड़ी जूतों का, उसने उनको कहा कि आप मुझे 1000 जोड़ी यानी 1/3 जो हमें रकम है वो आप मुझे एडवांस दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो एडवांस लिया है उससे क्या किया उसने, उससे उसने जो आधारभूत कार्य हैं या आधारभूत जो खर्च लगे वो सारे किए,
ठीक है। आधारभूत खर्च क्या होते हैं? अब 3000 जोड़ी जूते बनाने हैं तो मजदूरों को भी पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो पेमेंट दिया। मशीनों पर भी कुछ खर्च होगा, वो भी किया। बिजली का खर्च होगा, वो भी किया। तो वो सारे जो आधारभूत खर्च हैं, वो जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, वो उसने इस अग्रिम भुगतान से किए, ठीक है। एक महीने में माल सप्लाई कर दिया, ठीक है। एक महीने में माल बनवा के सप्लाई कर दिया, तो उसको बाकी के 2000 का पेमेंट भी मिल गया। और उससे हुआ क्या? उससे इसको लाभ हुआ भाई, जो उसने चमड़ा सप्लाई करने वाले को भी दे दिया, और जो 2000 जोड़ी जूतों का पेमेंट मिला था मजदूरों को, वो पहले ही पेमेंट कर चुका है। तो अब उसको क्या होगा? अब उसको विशुद्ध लाभ होगा, ठीक है ना। तो ये एक अपने उधार को, अपने ऋण को एकदम मैनेज करके चल रहा है, ठीक है ना। अब वो अपने उधार को एकदम मैनेज करके चल रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है? उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि उधार जब लिया जाए, खास करके जब वो पूंजी के रूप में लिया जाता है, जब वो बिजनेस के पर्पज से लिया जाता है, तो उसको मैनेज किस तरह किया जाता है। तो ये आपकी पहली केस स्टडी है, आप ही की बुक में दी गई है, सेम केस स्टडी है। और दूसरी जो स्टडी दी गई है, वो दी गई है स्वप्ना की। स्वप्ना कौन है? स्वप्ना एक किसान है, ठीक है। स्वप्ना एक किसान है। अब उसने क्या किया? उसने खेती के लिए ऋण लिया, उसने खेती के लिए ऋण लिया कि भी बीज वगैरह खरीदने हैं मुझे, उसके लिए उसने ऋण ले लिया। अब जब उसने खेती शुरू की, तब क्या हुआ? तब अचानक से कीटों का हमला हो गया। कीटों का हमला होने से उसको फिर उस पर पेस्टिसाइड्स डालने पड़े थे, उस पर महंगे कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ा। महंगे कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ा। अब ये क्या हो गया? ये इसका अतिरिक्त खर्च हो गया, ठीक है। खेती के लिए उसने कर्जा लिया, लेकिन खेती जब शुरू की उसने बीज डाल दिए, जुताई करवा ली खेत की और बीज डाल दिए। सब करने के बाद जब फसल उगने लगी तो कीटों का हमला हो गया, महंगे कीटनाशकों का उसको प्रयोग करना पड़ा, ठीक है। ये उस पर एक्स्ट्रा खर्च हो गया। अब जब चूंकि हमला हो चुका था कीटों का, तो फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। देखो, दोनों ही चीजें उसके विपक्ष में जा रही है, ठीक है ना। पहली चीज क्या है कि पहली चीज ये है कि उसने पहले ही ऋण ले लिया था। दूसरी, कीटों का हमला हो गया। फिर फसल इतनी बढ़िया नहीं हुई, तो ब्याज उसका चल रहा है, उसका कर्ज जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो फसल इतनी अच्छी नहीं हुई, सिर्फ उसके जो है साल भर के खाने लायक अनाज हुआ, तो वो ब्याज नहीं चुका पाई, वो उस कर्ज को वापस नहीं लौटा पाई, कर्ज नहीं लौटाया जा सका। अब जब कर्ज नहीं लौटाया जा सका और फसल भी सिर्फ इतनी हुई कि साल भर के घर के काम जो है वो जरूरतें पूरी हो जाए, तो क्या हुआ? अगले साल खेती के लिए फिर से कर्ज लिया। अगले साल फिर कर्ज लिया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि कर्ज जो है बढ़ता ही गया। अब जिसने पैसा दिया है वो तो वापस पैसा मांगेगा, तो स्वप्ना को क्या करना पड़ा? जमीन बेचनी पड़ी। अपनी जमीन बेचनी पड़ी
और कर्ज चुकाना पड़ा। तो दो केसेस देखे, दोनों में डेब्ट मैनेजमेंट बताया गया है। पहला ये जो केस है उसमें अपने डेब्ट को, अपने कर्ज को, अपने ऋण को बहुत अच्छे से उसने मैनेज किया। उसने सारी संभावनाओं को देखा कि कहां तक पॉसिबल है, ठीक है ना। उसने कोई कर्ज नहीं लिया बल्कि उसने अग्रिम भुगतान लिया और साथ ही साथ जो चमड़ा सप्लाई कर रहा है उससे पैसे लिए। अब उसको पता है कि इससे बनेगा क्या, इससे माल ही बनेगा। अब माल आज नहीं कल बिक तो जाएगा, तो इसलिए उसने बहुत ही मैनेजमेंट के साथ अपना डेब्ट जो है वो मैनेज किया बहुत अच्छे से उसने। लेकिन स्वप्ना के मामले में स्थितियां खराब हो गई। स्वप्ना की गलती नहीं थी इसमें, उसने तो कर्ज लिया था ताकि खेती अच्छी हो जाती अगर, तो वो तो कर्ज उसी समय चुका देती। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि मैनेजमेंट के साथ साथ, उसके प्रबंधन के साथ साथ और भी कई सारी परिस्थितियां होती है जो कर्ज का जो ये साइकिल होता है, जो ये डेब्ट साइकिल होता है, उसमें इंसान को डाल देती है। सिर्फ यही एक नहीं, जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो और भी कई सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जिनकी वजह से इंसान अपने कर्ज को मैनेज नहीं कर पाता। जैसे स्वप्ना ने खेती के लिए लिया, लेकिन ये उसकी गलती नहीं थी कि कीड़ों का हमला हो गया। अब उसने उसके लिए अतिरिक्त खर्च भी किया, लेकिन फिर भी वो अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा नहीं पाई, तो अगले साल उसे वापस कर्ज लेना पड़ा। अब कर्ज से कर्ज इतना बढ़ गया कि उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा कर्ज चुकाने के लिए। तो हुआ क्या, उसके पास प्रॉफिट तो कुछ बचा नहीं, बल्कि उसकी जो कैपिटल थी, उसकी जो पूंजी थी, वो पूंजी भी एक तरह से उस कर्ज के जो है खाते में चली गई। ठीक है, तो अब ये जब हमने पढ़ा, ठीक है, ये एक टेबल दी हुई है, उसके हिसाब से आपको अब समझना है। मान लीजिए सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी, पहली बात है। अब सलीम को अगर ऑर्डर मिलते रहते हैं तो 6 साल बाद उसकी स्थिति और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्यों अच्छी हो जाएगी? क्योंकि उसने जिस तरह से मैनेज किया है, आगे भी वो अपने इसी जो उसको एक्सपीरियंस मिला है उसका फायदा उठाएगा और इसी तरह मैनेज करता जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और है, वो है उसकी साख, ठीक है ना। उसकी जो साख बनी है, उसकी जो क्रेडिट के लिए उसकी जो बाजार में साख बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने चमड़ा व्यवसाय का जो पैसा है टाइम से लौटा दिया, उसने अग्रिम भुगतान लिया और माल टाइम से लौटा दिया, और ये दोनों ही चीजों ने क्या किया, उसकी साख बना दी। साख क्या होता है? हम जब कर्ज को लेते हैं और उस कर्ज को टाइम से दे देते हैं तो सामने वाला भी हमें वापस देते समय खुशी खुशी देगा कि भाई हाँ, इसका कर्ज भी मुझे जल्दी से वापस मिल गया था और ब्याज भी इसने टाइम पे दिया था, तो अगली बार वो वापस देगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जिससे हमें कर्ज मिलता है वो हमें वापस ठीक से नहीं दे पाता, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है, इससे सलीम को फायदा ये होगा कि 6 साल बाद उसकी स्थिति और अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि एक तो उसका व्यापार काफी बढ़ चुका होगा और दूसरा बाजार में उसकी साख अच्छी बन चुकी होगी। कौन से वो कारण है जो स्वप्ना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? कौन से कारण है? प्रकृति, जो खेती का जो व्यवसाय है उसमें जो अनिश्चितता है वो। निम्नलिखित कारकों की चर्चा करनी है। कीटनाशक दवाइयां हम जो काम में लेते हैं वो जो है बहुत महंगी मिलती है, और अगर किसानों को कई बार अचानक से काम में लेनी भी पड़ती है, लेकिन उनमें अनिश्चितता बनी रहती है। जैसा हमने स्वप्ना के केस में देखा कि उसने कीटनाशक दवाइयां काम में तो ली थी, लेकिन वो उसको ज्यादा फायदा दे नहीं पाई क्योंकि उनको टाइम पर काम में नहीं लिया गया। फिर उसमें साहूकारों की भूमिका का मतलब, जिससे स्वप्ना ने ऋण लिया था उसने ये नहीं देखा कि उसको नुकसान हुआ है तो उसका ऋण माफ कर दिया जाता। वहीं अगर बैंक से उसने ऋण लिया होता, उसने किसी सहकारी संस्था से ऋण लिया होता, तो शायद वो साथ साथ में अपनी जो फसल है उसका बीमा भी करा पाती। तो अगर उसकी फसल खराब हो जाती तो उसको बीमा के जरिए जो है उसका भुगतान मिल जाता, उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती। और मौसम ने तो बहुत बड़ा रोल निभाया। अगर स्वप्ना की फसल अच्छी होती तो शायद उसकी स्थिति थोड़ी अलग होती। अब ये एक टेबल दी हुई है कि उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब सलीम को आवश्यकता क्यों पड़ी? दोनों को ही अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए,
जबकि स्वप्ना ने कर्ज लिया था शुरुआत के लिए, ठीक है ना, खेती करनी थी उसको, तो उसने बीज खरीदने के लिए। तो यहीं पर जो है वो डिफरेंस इनका दिख जाता है कि इसने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लिया था, जबकि इसका बिजनेस तो अभी स्टार्ट हो रहा है। जोखिम क्या थे इसमें, जोखिम क्या थे, जोखिम क्या थे, कच्चा माल, मजदूरों का भुगतान, और माल को समय पर देना, ये इसके जोखिम थे। लेकिन इसके जोखिम क्या थे, पूर्णतः जोखिम, पूरी तरह से जोखिम था। ठीक है, इसके परिणाम क्या हुए, इसको लाभ हुआ और इसको हानि, ये इसके परिणाम निकले। तो यानी ओवरऑल हमने ये देखा कि दोनों चीजें काम करती है। सबसे पहली डेब्ट मैनेजमेंट यानी ऋण का प्रबंधन, अगर ऋण को अच्छे से प्रबंधन किया जाए तो उससे लाभ कमाया जा सकता है। और दूसरा हमने देखा कि उसके साथ साथ कई और परिस्थितियां भी काम करती है। आप इसको ऐसे समझिए कि सलीम ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया था, लेकिन अगर उसकी फैक्ट्री में कोई हादसा हो जाता तो शायद उसको लाभ नहीं होता, ठीक है। लेकिन स्वप्ना के साथ ये हुआ कि मौसम सही नहीं रहा। तो बहुत से और कारक भी हैं जो अचानक भी होते हैं और जोखिमपूर्ण भी होते हैं, लेकिन उनसे लाभ और हानि पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपने ये समझा कि डेब्ट क्या होता है, डेब्ट का विशेष सर्किल यानी कि ऋण का जो दुष्चक्र होता है वो कैसे काम करता है। 2 केस स्टडीज हमने देखी और उनसे क्या कंक्लूजन निकले, क्या परिणाम निकले, ये भी हमने देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसके आगे की बात करेंगे कि किस प्रकार से बैंक, सहकारी समितियां या जो साहूकारों से पैसा लिया जाता है, जैसा हमने स्वप्ना के मामले में देखा, वो कितने ज्यादा हैजार्डस हमारे लिए हो सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको इस टॉपिक में से अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम देख सकें कि किस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। थैंक यू।